बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने कैश बुक पढ़ी थी। तो इस लेक्चर में हम कैश बुक से रिलेटेड जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम यहाँ पर डिस्कस होगा, कैश कॉलम नहीं होगा। देखिए, ये कैश बुक बनी हुई है, ठीक है। ये कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम है, यानी कितने बैंक में पैसे आए ओवर द मंथ ऑफ जनवरी, और कितने चेक इशू किए आपने टू डिफरेंट पार्टीज़ ओवर द मंथ, और आपका बैलेंस कैरी डाउन बचा 600। अच्छा, ये आपकी क्या है, कैश बुक का बैंक कॉलम। अब ये तो आपने बैंक का सारा जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन रखा हुआ है कि बैंक में कितने पैसे आए और कितने इन हुए और कितने आउट हुए। इसी तरह बैंक भी आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो कि वो बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको हर महीने भेजता है। तो उसने भी इसको विथड्रॉल और डिपॉजिट के नाम से किया होता है। ये विथड्रॉल सारी साइड है, ये डिपॉजिट सारी साइड है, ठीक है। तो जो आप डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उसको क्रेडिट करता है, क्योंकि बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, ठीक है। आप बैंक में जो डिपॉजिट कराते हैं, आप अपनी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, बैंक अपनी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करता है, क्योंकि आपके लिए वो एसेट है और बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। इसी तरह जो पैसे आप विदड्रॉ करा लेते हैं, तो उतने से आपका एसेट रिड्यूस हो जाता है, तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं अपने साइड में। तो जिन चीज़ों को आप क्रेडिट करते हैं, बैंक उसको डेबिट करता है। ये विदड्रॉल साइड डेबिट साइड है उसकी। अब बैंक डेबिट क्यों करता है? क्योंकि जो पैसे आप निकाल लेते हैं, उतने से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, बैंक की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए बैंक उसको डेबिट करता है। तो इसका ये मतलब है कि हमें ये दो बुक्स दी हैं, इसके मुताबिक बैलेंस आ रहा है 600, और इसके मुताबिक ये जो बैलेंस है ये आ रहा है 330। अब ये जो उसने स्टेटमेंट शो की हुई है, ये टी अकाउंट की फॉर्म में नहीं की हुई। देखिए, अकाउंट को प्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड टी अकाउंट होता है, जो कि सारी ट्रांजैक्शन के एंड पे बैलेंस बताता है, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन होती है पूरी डेट वाइज, इधर भी हो रही है इधर भी हो रही है, और एंड पे ये हमें बैलेंस बताता है कि एंड पे हमारा ये बैलेंस बचा। लेकिन ये जो टी अकाउंट है, ये टी अकाउंट नहीं, ये भी अकाउंट लेजर है। इसको हम लेजर भी बोलते हैं, इसको भी लेजर बोलते हैं। लेकिन ये जो लेजर की फॉर्म है, ये जो लेजर की शक्ल है, इसको हम रनिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। ये हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बताएगा। जिस तरह आपका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा था 320, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 320। अब 320 जो बैलेंस आ रहा है, इसके बाद 12 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुई है, विदड्रॉ हुआ है 110, आपने विदड्रॉ किया। अब आप देखें, 110 विदड्रॉ किया तो उसके फ़ौरन बाद आपका बैलेंस 210 रह गया, यानी 320 आपका बैलेंस था, लेकिन आपने जब बैंक से पैसे निकलवाए तो आपके पास 210 बैलेंस रह गया। तो ये हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बताएगा। फिर आपने डिपॉजिट कराए, 160 डिपॉजिट कराए तो 370 हो गए आपके। फिर आपने विड्रॉ कराया तो 280 हो गए। फिर आपने डिपॉजिट कराया तो 420 हो गए। फिर आपने विड्रॉ कराया तो आपने 240 हो गए। फिर डिपॉजिट कराया तो 330। तो ये हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बताता है। इसको हम रनिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं लेजर का। ये भी लेजर है, ये भी लेजर है, लेकिन इसको हम रनिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, इसको हम टी अकाउंट बोलते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बताता है, और ये सारे पीरियड के बाद एंड पे सारी ट्रांजैक्शन होने के बाद फिर बैलेंस बताता है। चाहे वो मंथ की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो ईयर की ट्रांजैक्शन है। अगर ईयर की है तो ईयर के बाद, सारी ईयर की ट्रांजैक्शन होने के बाद बैलेंस बताएगा। अगर मंथ की ट्रांजैक्शन है तो मंथ की के एंड के बाद वो बैलेंस कैड डन होगा। अच्छा, तो पहले तो हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि इसका बैलेंस आ रहा है 330 और इसका बैलेंस आ रहा है 600। अब ये ठीक है या ये ठीक है? तो ये हैं दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में जो डिफरेंस आया, वो उस डिफरेंस की कॉज क्या है, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम इसकी डेबिट साइड को इसकी क्रेडिट साइड से टैली करेंगे, क्योंकि इसकी डेबिट साइड पे वही कुछ होगा जो इसकी क्रेडिट साइड पे है। ये डेबिट साइड का मतलब ये बैंक में डिपॉजिट करा रहा है, जो चेक रिसीव होते हैं वो बैंक में डिपॉजिट कराता है, और
डिपॉजिट साइड का भी यही मतलब है। इसी तरह इसकी हम क्रेडिट साइड को इसकी डेबिट साइड से टैली करेंगे। ये सारी पेमेंट साइड है, ये विदड्रॉल साइड है, इसका मतलब है ये पेमेंट कर रहे हैं तो विदड्रॉ हो रहा है ना। तो हम पहले इसको देखते हैं, 320 ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, इधर भी 320 ओपनिंग आ रहा है, टिक कर दिया। फिर है 160 ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, इधर आपकी क्रेडिट साइड पे 160 आ रहा है बैलेंस, ठीक है, तो इसको भी टिक कर दिया। फिर हमने देखा 140 इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसको भी टिक कर दिया। फिर 470 इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। फिर 90 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, हमने इसको टिक कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे इसको, तो हम देखेंगे कि अब ज़रा पहले इसको देख लें, ये जो क्रॉस चेक हुआ है ये जे सॉम से चेक रिसीव हुआ है, जे सॉम से चेक रिसीव हुआ है। अब कैश बुक को रिकॉर्ड करने वाला बंदा जो ही चेक रिसीव करता है वो फौरी तौर पे एंट्री कर देता है, यानी एक कागज़ का टुकड़ा उसके बाद चेक की फॉर्म में आ गया, उसने उसको फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। अब वो रिकॉर्ड तो ऐसे कर रहा है जैसे अकाउंट में पैसे भी आ गए। अकाउंट में तो पैसे तब आएंगे जब चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट कराएंगे। बैंक उसको से मैंने मिस्टर ए को चेक दिया या मिस्टर ए से मैंने चेक लिया, तो मेरे बुक कीपर ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब चेक तो मेरे हाथ में है, अभी तो उसकी पेमेंट आई नहीं है, तो मैं मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में जाऊंगा या मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा, मैं उसे कहूँगा ये चेक मुझे इस बंदे से मिला है, ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। तो वो उस चेक की पेमेंट उस बंदे से लेगा, उसके अकाउंट से लेगा जिसके नाम का चेक है, तो वो उसके अकाउंट से क्लियर करवाएगा, क्लियर करा के मेरे अकाउंट में जमा कराएगा। तो इट विल टेक टाइम। तो अगर आपको आप देखें 31 को चेक मिला है, तो आपको तो 31 यानी मंथ एंड पे आपको उन्होंने बैंक स्टेटमेंट भेज देनी है, तो आपने 31 को रिकॉर्ड कर लिया, ये आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। जबकि अभी उसको कलेक्शन पे एक आध दिन लगना है, वो हो सकता है 1 फरवरी को या 2 फरवरी को जाके कलेक्ट हो, लेकिन वो 31 फरवरी तक तो कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो वो अनडिपॉजिटेड चेक होगा या अनक्रेडिटेड चेक होगा। क्रेडिट नहीं ना हुआ वो, यहाँ पे आपने डेबिट किया लेकिन इधर क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसको हम अनक्रेडिटेड चेक बोलते हैं या अनडिपॉजिटेड चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या अनक्लियर्ड चेक। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, बल्कि यहाँ पे लिखे होंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है जी, चलिए इसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ अनक्रेडिटेड चेक्स या अनडिपॉजिटेड चेक्स या अनक्लियर्ड चेक। These are the checks which you have received and recorded, but bank doesn't record it on the credit side। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, हमने इसको क्रॉस कर लिया। अब हम देखते हैं, आपने इसकी डेबिट साइड को क्रेडिट साइड को इसकी डेबिट साइड से टैली किया, 110 इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अच्छा, रियल लाइफ में आपने इधर सिर्फ अमाउंट नहीं देखनी होती, आपने इधर चेक नंबर भी देखना होता है। आपने अगर एक चेक नंबर इधर रिसीव किया तो वही चेक नंबर इधर डेबिट साइड पे आना चाहिए, क्योंकि अमाउंट सेम हो सकती है, चेक नंबर डिफरेंट हो सकता है, चेक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। तो इसलिए आप चेक नंबर को रियल लाइफ में देखते हैं, यहाँ हम सिर्फ अमाउंट को देख रहे हैं। फिर 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, लेकिन 200 का चेक आपने इशू किया है एमपैक को। ये वो चेक हैं जो आपने रिसीव किए हैं, ये वो चेक हैं जो आपने अपनी चेकबुक से इशू किए हैं मिस्टर पैक को, क्योंकि आपने पेमेंट करनी थी, आपके पास कैश नहीं था, तो आपने उसे चेक दे दिया। तो आपने उसे चेक दिया है, लेकिन कब दिया? 30 जनवरी को। तो अभी उसको क्लियर होने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम हो सकता है फरवरी का हो, लेकिन बैंक ने तो फरवरी तक इंतज़ार नहीं करना, बैंक ने तो 31 जनवरी मंथ एंड पे आपको स्टेटमेंट भेज देनी है। तो आपने तो रिकॉर्ड कर लिया ना, आपने तो अपने अकाउंट से माइनस कर लिए, लेकिन बैंक ने तो आपके अकाउंट से माइनस अभी नहीं किए। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, यानी आपने चेक इशू किया बट जिसके पास वो चेक है उसने जाके आपके काउंटर पे, आपके बैंक अकाउंट में से जाके आपके बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया, उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो अब देखिए, इसमें कोई फ्रॉड वाली बात तो नहीं है,
एक चेक आपने रिसीव किया लेकिन बैंक ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि टाइम का इशू है, ठीक है। तो आपकी स्टेटमेंट मंथ एंड पे आती है, वो बाद में जाके होगा। फिर आपने चेक इशू किया लेकिन बैंक ने उसे प्रेजेंट नहीं किया। तो जब आपने चेक इशू किया, बैंक ने प्रेजेंट नहीं किया, तो फिर क्या होता है? तो बैलेंस डिफरेंट कर हो जाएगा। आपने एक माइनस कर दिया अपने अकाउंट से, आपके पैसे कम हो गए, लेकिन बैंक ने तो माइनस नहीं किया। तो ये टाइम डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से आपका बैलेंस डिस्प्यूट कर रहा है। अब देखिए, ये वो चीज़ें जो आपने रिकॉर्ड की लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बैंक रिकॉर्ड करेगा, वो आपने रिकॉर्ड नहीं की। वो क्या हो सकती हैं, वो अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो मैंने अभी तक इस क्वेश्चन में आपको ये बताया कि अनडिपॉजिटेड, अनक्लियर्ड या अनक्रेडिटेड चेक्स कौन से होते हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं। अब अगले क्वेश्चन में अगर आप देखें, अब देखो ये बात जरा जहन में रखना कि जब दोनों के बैलेंस में डिस्प्यूट आता है तो हम इसकी रिकन्सिलिएशन करते हैं। रिकन्सिलिएशन क्या होती है? बेसिकली रिकन्सिलिएशन दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ के बीच में सुलह को बोलते हैं, ठीक है, कि हम उनके बीच में सुलह करा रहे हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन का मतलब है कि हम उन दोनों का डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं स्टेटमेंट में। यानी हम बैलेंस लेंगे एज पर कैश बुक। हमने बैलेंस एज पर कैश लिया, 600 आ गया, ये बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस 600। हम इस बैलेंस से लेके इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट का। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या करेंगे? अब आप एक बात सुने, ये थोड़ा गौर से देखें। यहाँ लिखा हुआ है 470। आपने ये चेक रिसीव किए हैं और आपने इनको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक ने तो इनको ऐड नहीं किया हुआ ना आपके अकाउंट में, तो आप फिर इनको माइनस कर देंगे। तो हम 470 के चेक माइनस करेंगे। ये देखें, 470 के चेक माइनस हुए हैं, किस नाम से? बैंक लॉजमेंट नॉट ऑन स्टेटमेंट। यानी ये वो बैंक के चेक्स हैं जो स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, इसलिए इनको हमने लेस कर लिया। इसी तरह कुछ चेक आपने इशू किए 200 से, तो अब आपने इशू किए 200 से चेक, यानी आपने अपने अकाउंट से माइनस कर लिए, लेकिन बैंक ने क्या माइनस किए? नहीं किए। तो हम इनको ऐड बैक कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड बैक करेंगे तो हम लिखेंगे ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो 200 ऐड करेंगे तो 800 हो जाएगा, 800 में 470 माइनस करेंगे तो 330 आंसर आ जाएगा, जो कि बैंक स्टेटमेंट का ही बैलेंस है। अब ये करने के बाद भी अगर बैलेंस टैली नहीं करे तो फिर इसका मतलब है कोई मसला है, कोई फ्रॉड है, कोई एम्बेजलमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब याद रखें एक बात कि जब भी कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड की हैं लेकिन बैंक ने नहीं की, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, उनको हम BRS में लेकर जाते हैं। समझ आई बात कि नहीं? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसी चीज़ें जो आपने रिकॉर्ड की हुई हैं लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, तो उनको हम BRS में ट्रीट करते हैं, ठीक है। कुछ को ऐड कर देते हैं, कुछ को लेस कर देते हैं। ये दो ही तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं जो BRS में जाती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक और अनकलेक्टेड या अनडिपॉजिटेड चेक्स, ठीक है। अनप्रेजेंटेड ऐड हो जाते हैं, अनकलेक्टेड लेस हो जाते हैं। अनप्रेजेंटेड क्यों ऐड होते हैं? क्योंकि आपने उनको लेस कर दिया होता है, आपने उनको उनका इफ़ेक्ट ख़त्म करना है, आप उन्हें ऐड कर देंगे तो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक, जिनको बैंक लॉजमेंट्स भी बोलते हैं, हमने इनको ऐड किया हुआ है, तो बैंक ने तो ऐड नहीं किया, तो हम फिर इनको माइनस करके ख़त्म कर देते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख लें कि कैश बुक के बैलेंस में हम ऐड अनप्रेजेंटेड चेक करते हैं, लेस अनकलेक्टेड करते हैं। इज़ दैट क्लियर ना? अच्छा जी, अब हम चलते हैं वो चीज़ें जो बैंक में आ रही हैं, बैंक स्टेटमेंट में आ रही हैं, लेकिन कैश बुक में नहीं आ रही, उनका हम क्या करेंगे? उसके लिए हम अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे, यानी हम इस पूरी कैश बुक को अपडेट करेंगे, ठीक है। अब वो अपडेट कैसे करेंगे वो हम से आप हाँ, ये ज़रा देखें। ये हमारे पास एक कैश बुक है जिसका बैंक कॉलम है। ये देखिए 160 ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, इधर बैंक स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 80 इधर बैलेंस आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 80 इसकी क्रेडिट साइड पे, डिपॉजिट साइड पे। इसी तरह 130 इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है 130। फिर इधर 72 आ रहा है, लेकिन 72 इधर नहीं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये 72 ये इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा, तो ये 72 आपका अनकलेक्टेड चेक है, जो इधर तो आपने रिसीव तो कर लिया लेकिन यहाँ पे बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ।
अब इसी की डिपॉजिट साइड पे देखें 24 की एक अमाउंट आ रही है जो इसकी डेबिट साइड पे, कैश बुक की डेबिट साइड पे नहीं आ रही। कैश बुक की डेबिट साइड पे 24 की फिगर नहीं आ रही, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब ये क्या है, यानी किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। समटाइम ऐसे भी होता है, आपके किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, आपको बताया नहीं है, एग्जैक्ट डेट का आपको पता नहीं चला, तो इसलिए आपने अपने अकाउंट में एंट्री नहीं की हुई। अब देखें, आपके अकाउंट में अगर पैसे आ गए हैं तो आपको रिकॉर्ड करने चाहिए थे ना, लेकिन आपने नहीं किए। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें, ये 115 इधर आ रहा है इसकी डेबिट साइड पे, इसकी क्रेडिट साइड पे 115 आ रहा है। इसी तरह 35 आ रहा है, इस तरह 25 इधर आ रहा है, उधर नहीं आ रहा, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक हो गए, जो आपने इशू तो किए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये अनकलेक्टेड चेक्स, यूसी और यूपी, ये दोनों के दोनों बीआरएस में जाएंगे। और जो यहाँ पे देखें, ये 40 की एक फिगर आ रही है जिसको बैंक चार्जेस के नाम से लिखा हुआ है। ये बैंक चार्जेस बैंक काट लेता है, हमें नहीं पता था किस टाइम पे काटे हैं, तो हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो ये वो फिगर्स हैं जिनको हम अपडेटेड कैश बुक में लेके जाएंगे, यानी हम ये सारी की सारी कैश बुक दोबारा बनाएंगे, एज इट इज़ बनाएंगे, कॉपी करेंगे सारी एज इट इज़, लेकिन बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे। उनमें हम ये चीज़ जो है बैंक चार्जेस, ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, पेमेंट साइड पे, और ये 24 जो हमारे अकाउंट में पैसे आए ये डेबिट साइड पे लिखेंगे। आप ये देखें अगले पार्ट में ये ऐसे ही किया हुआ है उसने, यहाँ पे उसने इस तरह से नहीं किया हुआ, लेकिन हम अपडेटेड कैश बुक में क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेमेंट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे 40 बैंक चार्जेस के नाम से, बैंक चार्जेस, और यहाँ पे लिखेंगे उस पर्सन का नाम, आप पार्किंसन, ए पार्किंसन, तो यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट 24। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। से बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है जी 160 प्लस 80 प्लस 130 प्लस 72 प्लस 24, तो ये आ जाता है 466 माइनस 1115 माइनस 35 माइनस 25 और माइनस 40, तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है 251। ये कैरी डाउन बैलेंस है, ठीक है जी। अब हम बीआरएस बनाएंगे, तो बीआरएस बनाने में हमारी सिर्फ दो चीज़ें आएंगी, एक ये 72 और ये 25। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इसने तो उसने सारी रिकॉन्सिलिएशन बनाई हुई है ना, हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लिखा, और बैलेंस एज पर कैश बुक 251 आ रहा है। मुझे एक पेपर दें, मैं उस पर लिखूँ। यानी हमने पहले अपडेटेड कैश बुक बनाई, अब हम बनाएंगे बीआरएस, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक वाया 251। अब इसमें ऐड अनप्रेजेंटेड चेक कर देंगे, यूपी में लिख रहा हूँ, और लेस अनकलेक्टेड चेक कर देंगे। अनप्रेजेंटेड चेक कहाँ होंगे, आपकी क्रेडिट साइड पे जो आपने इशू किए थे लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, 25 हैं वो, 25 ऐड कर देंगे, और यूसी आपकी डेबिट साइड पे होंगे जो आपने चेक रिसीव किए लेकिन बैंक ने उनको क्रेडिट नहीं किया, 72, तो 72 आप उनको माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम 251 में ऐड 25 करेंगे और माइनस 72 करेंगे, तो हमारे पास 204 बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, यानी बैंक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस आ जाएगा 204। आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 204, ये देखें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 204 आ रहा है, तो हमारा उसके मुताबिक बैलेंस आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि पीछे हम क्वेश्चन में सिर्फ बीआरएस बनाई थी, क्योंकि बीआरएस इसलिए बनाई थी क्योंकि कैश बुक में कुछ फिगर्स आ रही थी जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही थी, कैश बुक में कुछ फिगर आ रही थी जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही थी। अब कुछ ऐसी फिगर भी होंगी जो बैंक स्टेटमेंट में आ रही हैं लेकिन कैश बुक में नहीं आ रही, तो फिर हम कैश बुक में वो अपडेट कर देंगे, यानी जो बैंक स्टेटमेंट में दी हुई, जैसे बैंक चार्जेस हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकता है, हमने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो डिविडेंड कलेक्ट करना हमारे बैंक का काम है, तो बैंक डिविडेंड कलेक्ट भी कर सकता है, तो डिविडेंड जब कलेक्ट करेगा तो हम अपनी डेबिट साइड पे लिख लेंगे क्योंकि बैंक की डिपॉजिट साइड पे आ रहा होगा।
तो हम अपनी डेबिट साइड पे लिख लेंगे। इसी तरह कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स भी हो सकती हैं। अब स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट क्या होती हैं, हम अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि हर महीने हमारे अकाउंट से इतने पैसे इस काम में के लिए काट दो। यानी हमने किसी की मेंबरशिप ली होगी किसी क्लब की, तो किसी सब्सक्रिप्शन ली होगी, तो हर महीने एक सर्टन अमाउंट होती है, वो बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है कि यार हर महीने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिया करो। वो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स होती हैं, वो आपकी विड्रॉल साइड पे आ रही होंगी, उनको आपने अपनी क्रेडिट साइड पे लिख लेना है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट के नाम से आ जाएंगी वो। ठीक है जी, किसी की सब्सक्रिप्शन होगी, कुछ भी होगा। ये जहन में रखना कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो विड्रॉल वाली साइड पे है लेकिन इधर नहीं है, तो इसकी क्रेडिट साइड पे लिखनी है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डिपॉजिट साइड पे है, इसकी डेबिट साइड पे नहीं है, तो वो उठा के इधर अपडेट कर देनी है। लेकिन जो चीज़ें इधर हैं, जो ऐसे चेक जो इधर हैं कैश बुक में हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, उनको हम BRS में लेकर जाएंगे। उसको हम अपडेटेड कैश बुक में तो वो पहले ही आ रहे होंगे, उनको हमने BRS में एडजस्ट करना है, फिर बैलेंस आएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जो क्वेश्चन इसका करने वाला क्वेश्चन है, ये ज़रा देखें, ये क्वेश्चन है 30.3। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल इसी तरह ही अटैम्प्ट करना है। आप ज़रा देखें, यहाँ पे आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 30.3। आप यहाँ पे लिखेंगे अपडेटेड कैश बुक, और इसका ये जो कैरी डाउन बैलेंस है ना, बजाय ये आप सारी फिगर्स लिखें, आप सिर्फ इसके कैरी डाउन बैलेंस में एडजस्टमेंट कर लें। आप यहाँ पे इसके कैरी डाउन को लिख लें बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कि है 3437। अब आप देखें आपके बैंक स्टेटमेंट में ये 47 जो कि बैंक चार्जेस है इधर आ रहा है, लेकिन इसकी क्रेडिट साइड पे नहीं आ रहा। तो हम इस बैंक चार्जेस को यहाँ पे इसकी पेमेंट साइड पे लिखेंगे, बैंक चार्जेस 47। और इसी तरह ये 93 आप टी मॉरिस ने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, टी मॉरिस ने, लेकिन इधर आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे नहीं आ रहे। तो हमें इस टी मॉरिस के क्रेडिट साइड पे जो लिखा हुआ है वो हम अपने डेबिट साइड पे लिख देंगे टी मॉरिस के नाम से। टी मॉरिस कितनी अमाउंट है 93। उसके बाद हम इसका कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेंगे। कैरी डाउन बैलेंस 3483। अब हम बनाएंगे BRS। अब BRS में हम लिखेंगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। अब अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस है 3483। इसमें हम ऐड कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स और लेस कर देंगे अनकलेक्टेड चेक्स। अब अनप्रेजेंटेड चेक कौन से होंगे? जो कैश बुक में आ रहे हैं। इधर देखें, जो कैश बुक में आ रहे हैं, जो कि 31 यहाँ पे देखें, ये 209 टी एरन का चेक है जो कि इसकी डेबिट साइड पे, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे नहीं आ रहा। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है, आपने इशू किया है लेकिन बैंक ने विदड्रॉ नहीं किया। तो ये 209 जो है ये आपकी इधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस किया हुआ है, बैंक ने तो माइनस नहीं किया। इसी तरह ये दो चेक हैं 319 और 246 के, ये आपने रिसीव किए हैं लेकिन बैंक ने तो डिपॉजिट नहीं किए, तो आप इनको माइनस कर दें। तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स आ देंगे 319 प्लस 246, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे 319 प्लस 246, तो ये आ गया जी 565। तो ये आप माइनस कर देंगे। अब आप देखें 3483 प्लस 209 और माइनस 565, तो ये आपके पास आ जाएगा 3127। अब ये बैलेंस जो आएगा इसको हम नाम देंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब देखें यही बैलेंस दिया हुआ है, ये बैंक स्टेटमेंट है, इसका ये देखें बैलेंस दिया 3127। ठीक है, तो हमारा बैलेंस टैली कर गया उसके साथ। तो सबसे पहले जो काम करना है, ये इसकी डेबिट साइड को इसकी क्रेडिट साइड से टैली करना है, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से टैली करना है। जो हैं उनको टिक कर देना है, जो नहीं है उनको क्रॉस कर देना है। कुछ क्रॉस कैश बुक के आएंगे, कुछ क्रॉस इधर के आएंगे। फिर आपने इसको टैली करना है, इसको टिक करना है, तो कुछ टिक आएंगे, कुछ क्रॉस आएंगे।
अब जो क्रॉस आपके बैंक स्टेटमेंट के है ना, उनको आपने BRS अपडेटेड कैश बुक में लेके आना है। और उलट साइड पे, अगर इधर डेबिट साइड का क्रॉस है तो इधर क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर इसका क्रेडिट साइड का क्रॉस है तो इधर डेबिट साइड, क्योंकि बैंक की, मैंने आपको बताया है कि जो आप डिपॉजिट कराते हो बैंक की लायबिलिटी होती है। तो बैंक ने अगर 93 आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं तो बैंक की वो लायबिलिटी है, लेकिन आपका तो एसेट है, आपने डेबिट साइड पे उसको रिकॉर्ड करना है अपडेटेड कैश बुक में। तो जो बैंक स्टेटमेंट के क्रॉस होंगे वो अपडेट करेंगे कैश बुक में, और जो कैश बुक के क्रॉस होंगे वो BRS में जाएंगे, और वो दो ही होंगे। डेबिट साइड पे जो क्रॉस होंगे वो आपके अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, और जो क्रेडिट साइड पे होंगे वो आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक को आपने ऐड करना है क्योंकि आपने माइनस किया हुआ है, अब आप ऐड बैक करोगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करें। ये क्वेश्चन 30.3 करना है, उसके बाद 30.4 करना है। ये क्वेश्चन सेम है इसमें और इसमें, सिर्फ फ़र्क ये है, बल्कि सेम डिटो कॉपी है क्वेश्चन। ये कैरी डाउन बैलेंस आपने लेके अपडेटेड कैश बुक बनानी है, और इसी तरह इसमें जो क्रॉस हैं ये देखें, ये स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, तो ये पेमेंट है डेबिट साइड पे, आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी ये दोनों। ये बैंक चार्जेस और स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, और ये कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हुए फ्लाइन ने। ठीक है, तो फ्लाइन आपकी ये डेबिट साइड पे आ जाएगा अपडेटेड कैश बुक की। तो ये जब अपडेटेड कैश बुक बन जाएगी कैरी डाउन बैलेंस लेके, फिर आपने ये देखना है, ये इस साइड पे क्रॉस है 582 का, और एक इस साइड पे क्रॉस है 27 का, तो ये आपका अनक्रेडिटेड चेक्स है, ये आपका अनप्रेजेंटेड चेक है। ठीक है, अनप्रेजेंटेड को ऐड कर देना, अनक्रेडिटेड को लेस कर देना। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।